हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है विद्युत सेल। सबसे पहले हम सेल के बारे में जान लें क्या होता है। तो देखो, सेल एक प्रकार की एक ऐसी युक्ति है जो हमें रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। क्लियर। देखो, जैसा कि मैंने लिखा है, एक ऐसा निकाय या एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है, क्या कहलाती है? आपकी सेल कहलाती है। अब आपके मन में ख्याल ये आ रहा होगा कि रासायनिक क्रिया होती कैसे है। तो देखो, नॉर्मली जो हमारी घड़ी की सेलें होती हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारी घड़ी की सेल होती है उसमें अंदर देखें आपने एक इलेक्ट्रोड होता है और उसमें कार्बन का लेप होता है। तो उन दोनों के बीच में जब तक रासायनिक रिएक्शन नहीं होगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, तब तक हमें विद्युत ऊर्जा प्रदान नहीं होगी। ठीक है। तो हम सेल की बात कर रहे हैं, एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है, क्या कहलाती है? आपकी सेल कहलाती है। अब सेल कहलाती है तो सेल के प्रकार भी होंगे। तो सेल मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होता है आपका प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। तो सबसे पहले हम प्राथमिक सेल की बात कर लें। एक होता है आपका प्राथमिक सेल जिसे प्राइमरी सेल बोलते हैं, दूसरा होता है आपका द्वितीयक सेल जिसे आप सेकेंडरी सेल बोलते हैं। देखो, प्राथमिक सेल क्या होती है? वे सेलें जो एक बार निरावेशित हो जाए, यानी एक बार डिस्चार्ज हो जाए और पुनः फिर चार्ज ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी घड़ी की सेलें होती हैं, ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ शुष्क सेल, लैग्रांज सेल, डैनियल सेल और आदि। ठीक है फ्रेंड्स, वे सेलें जो एक बार निरावेशित होने के पश्चात, यानी एक बार डिस्चार्ज होने के पश्चात पुनः आवेशित यानी चार्ज नहीं होती हैं, प्राथमिक सेलें कहलाती हैं। जैसे शुष्क सेल, लैग्रांज सेल, डैनियल सेल और आदि। अगर हम इसी प्रकार द्वितीयक सेल की बात करें, यानी कि सेकेंडरी सेल की बात करें, तो क्या होगा? इसका ठीक विपरीत होगा। वे सेलें जो बार बार निरावेशित होने के पश्चात पुनः आवेशित हो जाती हैं, ठीक है, वे सेलें जो बार बार निरावेशित होने के पश्चात पुनः आवेशित हो जाती हैं, द्वितीयक सेल कहलाती हैं। जैसे हमारे घरों के इन्वर्टर में जो बैटरी यूज होती है वो कौन सी होती है? लेड एसिड बैटरी होती है, जैसे हम सीसा संचायक सेल बोलते हैं, वही वो आपकी द्वितीयक सेल होगी। अगला टॉपिक पर लेके चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक एग्जाम की सीन से, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ का नियम क्या होता है? देखो, वैज्ञानिक किरचॉफ ने क्या किया कि विद्युत परपथों पर कई सारे अध्ययन किए, अपने एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद उन्होंने दो नियम दिए जिन्हें उन्हीं के नाम पर किरचॉफ के नियम कहा गया। तो हम आज पहला नियम आपको डिफाइन कर रहे हैं। पहला नियम है उनका धारा संबंधी नियम, इसे बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, शॉर्ट में बोले तो KCL। ठीक है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम। कभी कभार एग्जाम में आपके ऐसे लिख के आ सकता है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम बताइए, या धारा संबंधी नियम बताइए। शॉर्ट में लिखा होगा KCL, KVL बताइए। दूसरा नियम होता है इनका KVL। तो केवल आज हम बात कर रहे हैं पहले नियम की। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी संध पर यानी किसी परिपथ में किसी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है, इसे गणितीय भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा i बराबर 0। ठीक है, ये आपका चित्र है जो मैंने दिखाया है, ये संधि है, धाराएं आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने लिख भी दिया है कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं को धनात्मक लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। क्लियर फ्रेंड? चित्रानुसार ये मुझे देखो डेरिवेशन मिला, I1 दूर जा रही है तो माइनस की हो गई, उसी अनुसार जो माइनस वाले हैं वो इधर ले आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस की। तो फॉर्मूला मेरा बन गया I2 प्लस I5 प्लस I6 इजकल टू I1 प्लस I3 प्लस I4। क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही है।